स्वागत दोस्तों, आगे आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर गए थे सम्मान लेने के लिए, लेकिन वहां से आई है बैन कर देने की मांग। दोस्तों बताएंगे क्या 29 तारीख को जाने वाले हैं अमेरिका, तो बैन लगाकर वापस लौटाया जाएगा। आरएसएस प्रमुख को बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों कौन सी बड़ी संस्थान की तरफ से ये मुहिम चला दी गई है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने खड़े होकर पूरा वंदे मातरम गाने की चुनौती दे रहे हैं सांसद। बताएंगे विपक्ष के किस सांसद ने फेंका है चैलेंज, जिसे स्वीकार करने से भाग रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के 29 तारीख को अमेरिका के दौरे से पहले आरएसएस को अमेरिका में बैन लगाने की मांग को लेकर चल रही मुहिम कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी इस मुहिम को और तेज करेगी। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस का लिंक गोडसे के साथ में था, ये सावरकर के परिवार ने कोर्ट में बोल दिया और ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसके इर्द गिर्द बड़ी कार्रवाई करते हुए आरएसएस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम यानी एकदम बैन लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले अमेरिका की एक बड़ी संस्थान ने पूरे देश के अंदर खलबली मचाने वाला एक बयान दिया है दोस्तों, और एक मुहिम चलाई जा रही है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ के अधिकारियों ने आरएसएस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है दोस्तों। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिकन हिंदू फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग्स यानी अहेड नाम का प्रोग्राम करने वाले हैं दोस्तों, और इसका आयोजन यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन के द्वारा किया जा रहा है यानी यूओसी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में वाईएससीआईआरएफ के चीफ आसिफ महमूद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के सदस्य हैं, जो एक ऐसा संगठन है जिसके सहयोगी समूहों ने ईसाइयों, मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि आरएसएस नेताओं को अमेरिका के उच्च स्तरीय बैठकें या राजनीतिक सम्मान बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, और वो बेशक भारत सरकार से जुड़े रहे या कुछ भी रहे, हम इनको इस तरीके का सम्मान नहीं देंगे। और मिल्स ने सोशल मीडिया पोस्ट करने के साथ ही अमेरिकी सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के लिए जिम्मेदार बताते हुए आरएसएस के सदस्यों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग की है दोस्तों। और यूएससीआईआरएफ नाम का जो संगठन है दोस्तों, ये अमेरिका के अंदर इतना मजबूत है कि आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर ये जो बयान सामने आया है इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अमित शाह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी दोस्तों, और तब से अमित शाह एक बार भी यानी अमित शाह गृह मंत्री बने तब भी वो अमेरिका के दौरे पर नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि एक तरीके का डर है कि कहीं ये संस्थान फिर से बैन लगाने की मांग ना कर दे दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस संस्थान को बैन करने की मांग का ये जो मामला सामने आ रहा है अमेरिका से जुड़ा हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं आरएसएस की छवि दुनिया भर के अंदर एक नेगेटिव छवि बन चुकी है दोस्तों। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी, जिनका सम्मान पूरी दुनिया भर के हर कोने के अंदर होता है, हर एक व्यक्ति महात्मा गांधी को भारत विभूति की तरह देखता है दोस्तों, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े मामले को लेकर चाहे गोडसे का नाम हो या फिर इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन करने वाले कई सारे लोगों का मामला हो जिसमें हेडगेवार और सावरकर का नाम लिया जाता है दोस्तों, ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए थे ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि सावरकर के परिवार के व्यक्तियों ने गोडसे और आरएसएस के संबंध के बारे में जानकारी देते हुए एक नया बम फोड़ा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले की शिकायत की सुनवाई के दौरान सावरकर के पोते सतीश सावरकर ने अपनी बातें रखी कोर्ट के अंदर, और बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया सक्रिय कार्यकर्ता दोस्तों, इसके बाद आरएसएस और ज्यादा सवालों के घेरे में है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका या फिर भारत कहीं भी आरएसएस को बैन करने की मांग की जा रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है कि महात्मा गांधी के हथियारों को संरक्षण देते हैं दोस्तों। अभी तक महात्मा गांधी को पूरी तरीके से आरएसएस के लोग स्वीकार नहीं करते, और यही बड़ा कारण है कि आरएसएस के लोगों को लेकर दुनिया भर के अंदर एक नेगेटिव छवि बनी पड़ी है दोस्तों, और इसीलिए अमेरिका से भी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 1937 से कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के दो छंद को पढ़ती हुई आ रही है दोस्तों, यानी दो पैराग्राफ पढ़ती आ रही है। लेकिन बीजेपी के लोगों का मानना है कि पूरा का पूरा वंदे मातरम देश के अंदर गाना चाहिए। हालांकि पूरा का पूरा वंदे मातरम देश के अंदर 0.001% लोगों को भी नहीं पता होगा दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग वंदे मातरम को लेकर धड़ाधड़ ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इस पर प्रतिकार करना शुरू कर दिया है दोस्तों। इंडिया गठबंधन की पार्टी टीएमसी के नेता और सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को एक चैलेंज फेंका है दोस्तों। ये चैलेंज देते हुए नितिन नवीन को कीर्ति आजाद कहते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे सामने आकर वो वंदे मातरम का पूरा गान कर दे, यानी पूरा पूरा वंदे मातरम गा के दिखा दे मेरे सामने, मैं मान जाऊंगा। और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो ये भी मान लूंगा कि ये लोग वंदे मातरम के अपमान को लेकर जो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं एकदम सही साध रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी का 5-6 नेता भी सही से वंदे मातरम नहीं गा सकता दोस्तों, वंदे मातरम का पूरा गान करना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है, और याद करने पर भी याद नहीं होता दोस्तों, इतना ज्यादा टफ है। और इसीलिए बीजेपी के लोग
लोग वंदे मातरम पर विपक्ष को घेर जरूर रहे हैं, लेकिन खुद इनको वंदे मातरम नहीं आता। वाराणसी से भी एक मामला सामने आया था, जहां पर बीजेपी का नेता कांग्रेस के खिलाफ विरोध करने के लिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर गया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि सामने से कांग्रेसी वंदे मातरम गाने लगे हैं और इनको वंदे मातरम आता ही नहीं था, तो फिर वहां से उल्टे पैर वापस लौट गया। तो इसका जोरदार तरीके का मजाक बना और ऐसा मजाक बीजेपी वालों का और बनने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि वंदे मातरम एक ऐसा मामला है जिस पर बीजेपी जितना बोलेगी उतना खुद को एक्सपोज करेगी। साथ साथ राजस्थान विधानसभा का सत्र कांग्रेस पार्टी विधायकों के बैरिकेडिंग लगाकर रोकने से शुरू होता है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अब इस मामले को लेकर विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव देने का फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधायकों को विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। उन्होंने कहा कि यह तो गंभीर मसला है, पुलिस विधायकों को विधानसभा में जाने से कैसे रोक सकती है। इसे लेकर स्पीकर के पास कांग्रेस पार्टी पहुंची है और कार्यपालिका यानी बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है कि कार्यपालिका कैसे एक विधायिका को काम करने से रोक सकती है, यानी एमएलए वगैरह जो विधानसभा का हिस्सा है और विधानसभा जाना उनका मूल अधिकार है दोस्तों, फंडामेंटल राइट है, लेकिन उनको अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ये साफ तौर पर कार्यपालिका के द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव के द्वारा लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के काम में दखल देने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। और देश के अंदर जो तीन बड़ी संस्थानें होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसमें तीनों को अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए और एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर विधायिका के काम में कार्यपालिका के लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, विधायिका के लोगों को अंदर जाने से रोककर। दोस्तों, इस पर अब देखते हैं स्पीकर के द्वारा क्या विधायिका विधानसभा की शक्तियों का संरक्षण किया जाएगा या फिर हवा में तीर मारा जाएगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को लोकसभा में मौजूद 543 सीटों की संख्या अगले 25 साल तक बरकरार रखने की मांग की है। दोस्तों, पार्टी ने यह भी कहा है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 2019 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी कार्य समिति यानी CWC की इंदिरा भवन में हुई बैठक के बाद सामने आई है। दोस्तों, बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। दोस्तों, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल समेत कई सारे वरिष्ठ नेता शामिल हुए और तमिलनाडु की तरह यहाँ भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय ने विधानसभा की कार्रवाई बुलाई थी और कार्रवाई बुलाकर डंके की चोट पर पूरे के पूरे विपक्ष को एकजुट करते हुए 543 के 43 सीटों पर महिला आरक्षण को लागू करने की मांग की गई। यानी कहा गया कि कोई परिसीमन कराने की जरूरत नहीं है, 543 सीटें देश के अंदर है, 543 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करवाओ। सीटों को बढ़ाने और जनगणना और जनसंख्या इनके आधार पर नई सीटें बनाने, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अगर वाकई महिलाओं को न्याय देना चाहते हो तो तुरंत पहली फुर्सत में इस नियम को लागू करो कि महिलाओं को 35%, 33% जितना भी है उतना रिजर्वेशन देंगे। बात को टालो मत और बात एकदम सही है दोस्तों। अगर रिजर्वेशन देना है, महिलाओं को आरक्षण देना है तो पहले दिन से लागू किया जाना चाहिए। ये क्या पहले परिसीमन करा लेंगे, फिर अपने हिसाब से सीट बना लेंगे, फिर महिलाओं को आरक्षण दे देंगे। ये तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी वाले अपने एजेंडे को देश पर थोकर उसके बाद महिला आरक्षण के नाम पर देश में इस तरीके से सीट डिजाइन करना चाहते हैं कि उनके जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री मायावती जी ने स्कूल ठीक करो अभियान में उतरे जनजी और जन अल्फा का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की बातों का समर्थन करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 2013 के बाद पैदा हुए जन अल्फा बच्चों और जनजी की शिक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद उन्होंने बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। दोस्तों, उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि जितनी भी मांगे की जा रही है बच्चों के द्वारा, खासकर स्कूल की बदतर हालत को ठीक करने के लिए, ये मांग एकदम जायज है। और देश के अंदर जो स्कूल ठीक करो कार्यक्रम चला रहे हैं अभिजीत दीप के, और हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठकर देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का मुद्दा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे कोर मुद्दा था दोस्तों, सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देने के लिए बोलते थे और शिक्षा पर अब देश का ध्यान आया है। पिछले 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी वाले इसीलिए बैकफुट पर है क्योंकि बात चल रही है शिक्षा की दोस्तों। कोई दंगे फसाद, हिंदू मुसलमान, वंदे मातरम, उसने बोला इसने नहीं बोला, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद, इस तरीके के मामले नहीं, बल्कि असली मुद्दे शिक्षा व्यवस्था, छात्रों का रोजगार, ये चल रहे हैं। और इसीलिए बड़ा मामला सामने आता है जहां पर बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई देते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बहन जी की ये बातें एकदम सही है दोस्तों, उनको ऐसे मुद्दों पर खुलकर आगे भी सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने से भी उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी एक अलग ही लेवल की चल रही है दोस्तों। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकर लाल लोधी का संवाद कार्यक्रम था दोस्तों, तभी कुछ लोधी समाज के बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। दरअसल जब से सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोधी समाज के लिए भागीदारी की बात की दोस्तों, और 15 तारीख को तो छुट्टी होती ही है, 16 तारीख को भी छुट्टी सुनिश्चित करेंगे लोधी समाज के समर्थन में। जैसे ही ये ऐलान किया गया तो बीजेपी में सबसे ज्यादा खलबली मची पड़ी है दोस्तों। भाजपा के लोग इस चिंता में है कि आखिर लोधी समाज के वोटों को कैसे अखिलेश यादव अपने पक्ष में
में कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो लोधी वोटर जो अमूमन बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं दोस्तों, वे लोग तो पलटी मार देंगे, और अगर पलटी मार देंगे तो 2 से 3% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदल देगा। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को लेकर पूरी तरीके से छटपटाहट चारों तरफ देखने को मिल रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।